हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका जो आपका चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी पदार्थ के तापीय गुण, इसको हम कंटिन्यू करें। पिछले लेक्चर में हमने अल्फा बीटा गामा यानी जो आपका रैखिक प्रसार जो गुणांक है और बीटा यानी आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और गामा यानी आयतन प्रसार गुणांक, इन तीनों के बीच में हमने रिलेशन देखा था। साथ ही साथ इस टॉपिक के बेस में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करें। अगर हम स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। बेसिकली जब भी हम स्पेसिफिक हीट के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप किसी भी प्रदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में, ठीक है, आपके पास कोई पदार्थ है, ठीक है, जिसका वेट क्या है, सॉरी जिसका मास क्या है, जिसका द्रव्यमान क्या है, 1 ठीक है, 1 ग्राम मास है, ठीक है, और आप क्या करना चाहते हैं, उसका तापमान बढ़ाना चाहते हैं आप कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें जो आपको हीट, जो आप हीट दोगे, इसी को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट की तो स्पेसिफिक हीट जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जो मैटर है उसके जो है वो किस तरीके का बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि आपके पास कोई पदार्थ है जो कि 1 ग्राम मास का है, द्रव्यमान का है, उसका आप तापमान बढ़ाना चाहते हैं 1 डिग्री सेल्सियस। तो जितना आप उसे हीट दोगे वही इसकी स्पेसिफिक हीट को दर्शाए। तो हम देख लेते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होता है। Specific heat is the amount of heat required to change the heat content of exactly 1 gram of material by exactly 1 degree Celsius. तो विशिष्ट ऊष्मा क्या है? विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा है के अनुसार जब इकाई द्रव्यमान में 1 सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए ऊष्मा दी जाती है, जितनी ऊष्मा दी जाती है उसी को हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और इसका फॉर्मूला है, ठीक है, इसका फॉर्मूला जो है आपका वो क्या होता है, यहाँ पे आपका Q बराबर S m डेल टी है, और यहाँ पे अगर हम बात करें S तो S आपका स्पेसिफिक हीट है, तो S बराबर हो जाएगा आपका Q अपॉन m डेल टी। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला, आप इसे नोट करें। विशिष्ट ऊष्मा की अगर हम इकाई की बात करें तो इसकी इकाई जो होती है वो आपकी जूल पर किलोग्राम केल्विन होती है एसआई में, और सीजीएस में आपकी होती है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये इसका जो है यूनिट है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट जे एब्सॉर्ब per unit mass kg of material when its temperature is increased by 1 Kelvin and its unit are जूल पर केजी केल्विन और जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपकी हीट कैपेसिटी क्या होती है, इसी तरीके से अगर हम हीट कैपेसिटी या जो आपकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता है इसकी बात करें तो ये वो क्वांटिटी है हीट की, वो ऊष्मा की क्वांटिटी है जो एक यूनिट मास, ठीक है, आपके पास एक मास है जिसकी यूनिट क्या है, केजी है, ठीक है, उसको आप लेते हैं, उसका आप तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, तो इसी को हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बेसिकली यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझें तो मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, ठीक है, दोनों किसकी बनी है, लोहे यानी आयरन की बनी है। अब क्या हुआ, पहली जो वस्तु है उसका जो द्रव्यमान है वो 2 किलोग्राम है और दूसरी का 3 किलोग्राम। अब आप क्या करते हैं, इसके तापमान को, यानी लोहे का जो ये ब्लॉक है 2 किलोग्राम का, इसके तापमान को आप बढ़ाना चाहते हैं।
मान लीजिए इनिशियली इसका जो तापमान है वो आपका 10 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी 20 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ, आपने यहाँ पे हीट दी, ऊष्मा दी, ठीक है, क्यू अमाउंट की आपने हीट दी इसमें, और आपने क्या किया, हीट दिया, और मान लीजिए आपने इसमें जो है हीट दी, और कितनी दे दी आपने, मान लीजिए 8000 जूल आपने हीट दी। अब 8000 जूल आपने हीट यहाँ पे दी, ऊष्मा यहाँ पे दी, और इसके कारण क्या हुआ, आपका जो ये लोहे का जो ये टुकड़ा है जो 2 किलोग्राम का है, इसके हीट जो है इसकी जो ऊष्मा है उसमें बढ़ोतरी, ऊष्मा में बढ़ोतरी हुई, या तो किससे क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हुआ, इसका जो तापमान है मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस हो। अब हमने क्या किया, सेम जो है हीट या सेम जो ऊष्मा है वो हमने यहाँ पे दी, ठीक है, 8000 जूल की ऊष्मा हमने यहाँ पे दी 3 किलोग्राम वाले में। अब हमने यहाँ पे हीट दी, और हमने क्या देखा कि इसमें भी तापमान में वृद्धि हुई है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे जो टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई वो 22 डिग्री सेल्सियस की ही हुई। हमने क्या किया, Q का अमाउंट सेम रखा, ऊष्मा का अमाउंट सेम रखा, लेकिन जो टेम्परेचर में या तापमान में जो बढ़ोतरी हुई है आप देख सकते हो अलग अलग। और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर। 2 केजी में 25 डिग्री यानी 5 डिग्री सेल्सियस का ही बढ़ोतरी हुई, वही 3 किलोग्राम वाले में 2 डिग्री सेल्सियस की ही बढ़ोतरी हुई। अब यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जो आपकी स्पेसिफिक हीट, जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या हो रही है, यहाँ पे आपकी दोनों के लिए आपकी अलग अलग है, या हम ये कह सकते हैं कि जो आपने जो ऊष्मा दी है वो दोनों के लिए अलग अलग है, दोनों के लिए ऊष्मा अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है, और किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, इसके द्रव्यमान यानी मास के ऊपर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि Q जो है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, M के ऊपर, यानी द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। जैसा आपका द्रव्यमान होता है, जितना आपका द्रव्यमान होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो है वस्तु गर्म हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे तो ऐसा हुआ, हम चाहते हैं कि इसका तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस ही बढ़े, तो हम क्या करते हैं, हम 8000 की जगह 16000 जूल के जो है यहाँ पे ऊष्मा देते हैं। अब जब इस ऊष्मा को दिया जाता है तो हम ये देख पाते हैं कि हमारा जो ये लोहे का टुकड़ा है यहाँ पे इसका जो तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस बढ़। तो अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि जो आपकी हीट है वो कहीं ना कहीं आपके मास के ऊपर या द्रव्यमान के ऊपर निर्भर कर रही है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर कर रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरी चीज क्या है, एक और चीज है, हम कितनी ऊष्मा दे रहे हैं, ये जो है जो आपका तापांतर है या फिर जितना आपको टेम्परेचर रेज करना है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। मान लीजिए ये जो दोनों आपके जो है लोहे के टुकड़े हैं, दोनों 2 केजी के हैं। अब शुरुआत में क्या हुआ, ये जो आपका ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है, ए ब्लॉक जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया और बी जो ब्लॉक है उसे हमने 30 डिग्री सेल्सियस में रखा। अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे हीट देनी है, ऊष्मा देनी है, ताकि दोनों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए। अब जब हम चाहते हैं कि दोनों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम जो है तापांतर की बात करें या फिर टेम्परेचर के डिफरेंस की बात करें तो कितना है 20, और इस केस में कितना होगा आपका 10, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पहले केस में या ए ब्लॉक के केस में हमें ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में, या आप लॉजिकली भी आप इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे जो है तापमान बढ़ाने के लिए अगर हम 1800 जूल की ऊर्जा देते हैं, 1800 जूल की ऊष्मा देते हैं, तो इस केस में हमें जो है 900 जूल की ऊष्मा देनी पड़ेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपका Q है या जो हम हीट दे रहे हैं वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, तापांतर। यानी आप
आपका जो तापमान में कितना अंतर, ठीक है। तो डेल टी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, हीट गिवन टू अ मैटर डिपेंड्स ऑन इट्स मास पदार्थ को दी गई ऊष्मा उस पदार्थ के साथ साथ लिखते रहेंगे द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ठीक है। और क्या देखा गया है, जितना ज्यादा भारी पदार्थ होगा, जितना ज्यादा उसका द्रव्यमान होगा, उतना ज्यादा आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी। यानी आप लिख सकते हैं कि Q क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है हीट गिवन टू अ मैटर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। या चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। पदार्थ को दी गई ऊष्मा तापमान के ऊपर निर्भर करती है। यानी Q जो है वो डेल टी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नोट करेंगे। अब अगर हम 1 और 2 को कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, Q बराबर, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल टी, या हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू S M डेल टी, ठीक है। या आप लिख सकते हैं S इक्वल्स टू Q अपॉन M डेल टी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका S है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी विशिष्ट ऊष्मा धारिता, ठीक है। ये नोट करेंगे। अब इस केस में अगर हम M को 1 kg कर दें और डेल्टा T को 1 डिग्री सेल्सियस कर दें, यानी आपका जो मास है, द्रव्यमान है, वो 1 किलोग्राम है, और जो आपका तापमान में अंतर है, तापांतर है, वो कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो आपका हो जाएगा S बराबर Q अपॉन 1 या S इक्वल्स टू Q। तो इस केस में क्या हो गया, आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके हीट के बराबर, ठीक है। दोनों बराबर हो गए हैं, ठीक है। आप इसे नोट करें, ठीक है। अब हम चलते हैं, आपका जो अगला टॉपिक है वो है मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। यानी मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट को अब हम समझें। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस, बेसिकली यहाँ पर हम जो आपका वेट होता है, यहाँ पे जैसे हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा, उसमें हमने क्या कंसिडर किया, 1 ग्राम सब्सटेंस या 1 किलोग्राम सब्सटेंस। यहाँ पे हम 1 ग्राम मोल की बात करें, यानी यहाँ पे जो हम हीट की बढ़ोतरी या जो हीट जो कि आपको एक पदार्थ ने जो लिया है, उसका जो आप मास ले रहे हैं वो आप मोल्स में लेंगे, यानी आप मोल्स की बात करेंगे। यहाँ पे बेसिकली मास या द्रव्यमान की बात नहीं करें। तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है,
मोलर स्पेसिफिक हीट जो है किसी भी पदार्थ का, उसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितनी हीट चाहिए, या किसी पदार्थ को जिसका 1 मोल ग्राम या 1 ग्राम मोल या 1 मोल या 1 ग्राम मोल का जो सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन तक बढ़ाने में, 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में जितनी ऊष्मा दी जाती है उसी को हम मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम मोल आपका पदार्थ है, उसके तापमान को 1 केल्विन बढ़ाने में, ठीक है, उसके तापमान को 1 केल्विन बढ़ाने में जितनी हम यहाँ पे हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, इसी को आप मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। यहाँ पे क्या आ गया है, आपका मोल का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो यहाँ पे हम मोल को कंसीडर करते हैं। Molar specific heat of a substance defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram mole of substance through a unit degree। यानी क्या कहा गया है, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, किसी भी पदार्थ की जो ऊष्मा होती है, इसमें जो है आपको कितनी हीट चाहिए, या एक पदार्थ को कितनी हीट चाहिए, कितनी ऊष्मा चाहिए ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए, और उस पदार्थ का जो है वो 1 ग्राम मोल पदार्थ, ठीक है, एंड इज मेजर्ड इन केल्विन ग्राम पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट है केल्विन ग्राम पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, या हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं सी से, कैपिटल सी से इसे दर्शाया जाता है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ के 1 ग्राम मोल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है, उसे ही उस पदार्थ का मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। या पदार्थ के 1 मोल का 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ही उस पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसकी इकाई जूल पर मोल केल्विन होती है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कैपिटल सी द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका मोलर स्पेसिफिक हीट होगी, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी, ठीक है, आप इसे नोट करें। अब अगर हम C की बात करें तो C क्या है, आपका मोलर स्पेसिफिक हीट, और ये बराबर होता है M इंटू एस, ठीक है, जहाँ पे S क्या है आपका स्पेसिफिक हीट, क्या स्पेसिफिक हीट है। अब हम जो है हम क्या जानते हैं, ठीक है, आप मान लेते हैं वी नो दैट, आप लिखेंगे वी नो दैट, हमें क्या पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, C बराबर होता है आपका M इंटू एस से, ठीक है। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल की संख्या, या नंबर ऑफ मोल, N बराबर होता है, ठीक है, आपका बराबर होता है कैपिटल M अपॉन स्मॉल m के, ठीक है, N बराबर होता है कैपिटल M अपॉन स्मॉल m के, या आप लिख सकते हैं ये होगा आपका स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ठीक है। अब हम स्मॉल m को लिख सकते हैं N इंटू एम, ठीक है, ये आ जाएगा N इंटू एम, ठीक है। स्मॉल m क्या है आपका द्रव्यमान, ठीक है, m क्या है, ये है आपका मोल्स, और n है आपका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब m बराबर n इंटू एम होता है। अब हम क्या जानते हैं, क्या जानते हैं कि डेल क्यू जो है वो बराबर होता है आपके एस एम डेल टी के, एस एम डेल टी के। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिख लेते हैं n इंटू एम, तो डेल क्यू बराबर हो जाएगा एस एन कैपिटल M इंटू डेल टी,
या हम लिख सकते हैं इसे, अगर हम बात करें यहाँ पे S और M आपका क्या होता है C, आप लिखेंगे सिंस S M बराबर क्या होता है कैपिटल C के होता है, तो यहाँ पे आपके पास जाएगा डेल Q बराबर N C डेल T, या आप लिख सकते हैं C इक्वल्स टू डेल Q अपॉन N डेल T, या C इक्वल्स टू 1 अपॉन N डेल Q अपॉन डेल T। ठीक है, तो ये भी आपका क्या आ गया है मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमें पता है C बराबर M इंटू S होता है। ठीक है, अब यहाँ पे N क्या है, N बराबर होता है मास और मोलर मास, M क्या है यहाँ पे मोलर मास है। ठीक है, अब N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, तो मोल की संख्या है, तो M बराबर क्या हो जाएगा N M। ठीक है, आप इसे क्या कहाँ पे रख देंगे, जो आपने अभी फॉर्मूला हमने देखा था डिराइव किया था, तो डेल Q बराबर S M डेल T है फॉर्मूला, M की जगह आपने रख दिया N इंटू कैपिटल M। ठीक है, अब S इंटू कैपिटल M C होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल Q बराबर N C कैपिटल C डेल T, C की वैल्यू आ जाएगी डेल Q अपॉन N डेल T, और ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। ठीक है, आपसे नोट करें। अब हम बात करते हैं कैलोरीमेट्री। अभी तक हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में बात की। अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट की, तो किसी भी पदार्थ की स्पेसिफिक हीट को हम कैलोरीमेट्री के माध्यम से हम मेजर कर सकते हैं या माप सकते हैं। तो कैलोरीमेट्री क्या है, कैलोरीमेट्री एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम किसी भी पदार्थ की स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा को मेजर करते हैं या मापते हैं। और यहाँ पे जो अपैरेटस का यूज किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर के माध्यम से आप किसी भी वस्तु की किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा को आप नाप सकते हैं। ठीक है, माप सकते हैं। कैलोरीमेट्री इज कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ हीट। कैलोरीमेट्री की बात करें, जैसे कि आप नाम से भी देख सकते हैं कैलोरी। ठीक है, और कैलोरी क्या है, आपकी ऊष्मा की एक इकाई है जो कि सीजीएस में, तो उसी से ये नाम जो है यहाँ पे डिराइव हुआ है कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री का मतलब क्या हुआ, मेजरमेंट ऑफ हीट यानी ऊष्मा का माप। द बेसिक apparatus फॉर दिस पर्पस बीइंग कॉल्ड कैलोरीमीटर, और जो बेसिक apparatus है जिसके माध्यम से हम कैलोरीमेट्री करते हैं या हम हीट को मेजर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर। When two bodies at different temperature are mixed, heat flows from one body at higher temperature to the one at the lower temperature until a common equilibrium temperature is reached. क्या कहा गया है, मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज है। अब क्या किया जाता है, यहाँ पे एक जो बॉडी है, बॉडी ए है ये, और ये बी है। ए का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और बी का टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों को क्या किया गया है, इन दोनों को कांटेक्ट में रखा गया। एक का तापमान ज्यादा है, एक का कम है, दोनों को कांटेक्ट में रखा गया, संपर्क में रखा गया। तो क्या देखा गया कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, हीट का फ्लो होगा, ऊष्मा का प्रवाह होगा। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है और उसमें आपने क्या किया, पानी जो है रखा है, जो कि उबला हुआ पानी। मान लीजिए इस पानी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उबला हुआ पानी है, अभी उबल रहा था। फिर क्या हुआ, अभी इसका तापमान मान लीजिए 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसे उठाया और रूम टेम्परेचर पे रख। मान लीजिए रूम का जो टेम्परेचर है, कमरे का जो तापमान है, वो 25 डिग्री सेल्सियस है। अब आपने क्या किया, कमरे में रख दिया, कमरे का तापमान 25 है, इसका 70 है। अब क्या होता है, आपने 1 घंटे बाद देखा इस पानी को, तो आपको ये पानी ठंडा दिखाई दिया, यानी इसका तापमान अब 70 डिग्री सेल्सियस ना होके आपको जो है लगभग मान लीजिए आपको जो है 26 डिग्री सेल्सियस, आपने नापा कि 26 डिग्री सेल्सियस,
तो यहाँ पे हुआ क्या बेसिक, हुआ ये कि जो गर्म पानी था इसमें जो ऊष्मा थी वो कहाँ चली गई, हमारे आसपास के एनवायरमेंट, क्योंकि इसके कांटेक्ट में क्या था, हमारा एनवायरमेंट था, हमारा जो है वातावरण था, और वातावरण में तापमान कम था और इस पानी का तापमान ज्यादा था, तो हीट का फ्लो हुआ, ऊष्मा का क्या हुआ, प्रवाह। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे जब हम दो वस्तुओं को आपस में कांटेक्ट में रखेंगे और दोनों का तापमान में क्या है डिफरेंस, दोनों के तापमान में क्या है डिफरेंस है, भिन्नता है, एक का ज्यादा है 30 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का 20 है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या होगा, ऊष्मा का प्रवाह होगा, और जो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी है यानी वह वस्तु जिसका तापमान ज्यादा है वहां से ऊष्मा कम तापमान वाली वस्तु की ओर जाएगी। इस तरीके से ये जो होगा यहाँ पे फ्लो होगा, यहाँ पे एक्सचेंज होगा, ठीक है, हीट का एक्सचेंज होगा, ठीक है, और कब तक होगा, जब तक दोनों का जो तापमान है वो बराबर ना हो, जब तक दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए। मान लीजिए एक टाइम आता है कि यहाँ पे जो है 25 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान हो गया है और इसका भी 25 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ऊष्मा का जो प्रवाह है वो बंद हो जाए, ठीक है, यानी दोनों बैलेंस्ड हो जाएंगे। Assuming this heat exchange to be confined to two bodies alone, neglecting any heat loss, we have from the law of energy of conservation heat gain by one body equals to heat loss by other. अब क्या हुआ, यहाँ पे हम जैसे कि बोल रहे हैं, यहाँ पे हमने ये दो बॉडी ली है और इनको हमने क्या किया है, इनके साथ कोई भी आपका कुछ मतलब यहाँ पे हीट का किसी भी प्रकार का लॉस नहीं है, तो जितना आप देख सकते हैं कि इसने लॉस किया यानी बी ने लॉस किया, कितना लॉस किया, 25 हो गया, तो कितना लॉस हुआ, 5 डिग्री सेल्सियस का, 5 का लॉस हुआ। क्या देखा गया है, उतना ही आपके ए वाले ने गेन किया, कितना किया, 5 डिग्री सेल्सियस। देख सकते हैं आप, जितना लॉस हुआ उतना ही इसने गेन किया, जितना यहाँ पे लॉस हुआ उतना ही इसने क्या किया, गेन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना लॉस होता है एक बॉडी से उतना ही गेन किया जाता है, इतना ही गेन होता है, और यही क्या है, ये किसके ऊपर बेस है, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस है, यानी ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर। तो आपको इस जो ये आपकी लाइन है इसको आपको ध्यान रखना है कि जो हीट गेन होगा एक बॉडी के द्वारा उतना ही आपका हीट का क्या होगा, दूसरी बॉडी के द्वारा हीट का लॉस होगा, जो कि आप इस एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कैलोरीमेट्री का मतलब होता है ऊष्मा का माप। जैसे कि हम जानते हैं कि जब दो अलग अलग वाली ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो अधिक ताप वाली वस्तु से ऊष्मा कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। यहाँ ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक चलता है जब तक दोनों वस्तुओं का ताप का मान समान न हो जाए। इस प्रक्रिया में अधिक ताप वाली वस्तु द्वारा ताप दी गई ऊष्मा का मान कम ताप वाली वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होता है। अर्थात कैलोरीमेट्री सिद्धांत ऊष्मा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। अधिक गर्म वाली वस्तु द्वारा त्यागी ऊष्मा कम गर्म वाली वस्तु द्वारा ग्रहण की जाती है। अतः कैलोरीमेट्री का सिद्धांत यह बताता है कि यदि वातावरण में किसी प्रकार का कोई ऊष्मा हानि नहीं हो रही है तो गर्म वस्तु द्वारा त्यागी गई ऊष्मा का मान ठंडी वस्तु द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो आपका कैलोरीमेट्री का सिद्धांत है वो यही कहता है कि अगर मान लीजिए आपके वातावरण में, आपके एनवायरमेंट में किसी भी प्रकार का एनर्जी या ऊष्मा जो है लॉस नहीं हो रही, तो यानी क्या हो जाएगा कि अगर एक बॉडी जो है गेन कर रही है, जितना आपकी हीट गेन कर रही होगी उतना ही दूसरी जो बॉडी है या वस्तु है वो हीट का लॉस कर रही हो, ठीक है। तो ये आपका कैलोरीमेट्री बताता है, आप इसे नोट करेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारी चीजें आपकी बेस है, जैसे कि आपके जो पदार्थ है उनमें ट्रांजिशन होता है, उनके स्टेट में उनकी जो पदार्थ है उनमें आपके उनकी स्टेट में चेंजेस आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हमारे पास मान लीजिए एक बर्फ है,
बर्फ हम ले रहे हैं और उसे अगर हम रूम टेम्परेचर में रखते हैं, बर्फ का तापमान बेहद कम है, 0 से नीचे है, ठीक है, और एनवायरमेंट का तापमान क्या है, ज्यादा है, तो क्या होता है, धीरे धीरे करके जो हीट है वो आपके जो है बर्फ में जाती है, बर्फ में जाती है तो क्या होता है, आपका जो है बर्फ पिघलने लग जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके पास क्या है, पानी है, पानी को आप क्या कर रहे हैं, उबाल रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म करते हैं, गर्म करते करते धीरे धीरे करके क्या होता है, आपका जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाता है, या आपका जो पानी है उसकी क्वांटिटी में आपको कमी दिखाई देती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका पानी है, वाटर जो है, जो लिक्विड फॉर्म में है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, किस में परिवर्तित हो गया, गैस में परिवर्तित हो गया। तो आप यहाँ पे ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से तापमान में जो आप जो है चेंजेस करते हैं, हीट देके आप किस तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जो है स्टेट जो है किसी भी पदार्थ के स्टेट को चेंज कर पाते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। एक जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है पदार्थ का जो चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। जब भी किसी भी सॉलिड का जो है लिक्विड में परिवर्तन होता है, किसी भी ठोस का लिक्विड में परिवर्तन होता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग। जैसे कि हमने बर्फ की बात करी, बर्फ को हमने क्या दी, ऊष्मा दी, हीट दी, हीट के कारण क्या हुआ, आपकी जो बर्फ है वो पिघलने लगी, तो ये कौन सी प्रक्रिया है, मेल्टिंग है। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड में जो है आपका सॉलिड से लिक्विड में क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ, मेल्टिंग। और वहीं अगर हम लिक्विड से सॉलिड की बात करें तो इस केस को क्या कहते हैं, हम फ्यूजन। जैसे कि हमने क्या किया, जो है आपने क्या किया, एक ट्रे ली, उसमें पानी रखा, उसे फ्रीजर में रख दिया, तो क्या होता है, आप देखते हैं कि कुछ घंटों बाद आपका पानी जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है, बर्फ में, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, फ्यूजन। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। The change of state from solid to liquid is called melting, and from liquid to solid is called fusion. It is observed that the temperature remains constant until the entire amount of solid substance melt. क्या देखा गया है, ये देखा गया है कि जो आपकी वस्तु है, ठीक है, जो आपकी वस्तु है, क्या कहा गया है, इट इज ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट अंटिल द एंटायर अमाउंट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट। तो ये देखा गया है कि जब तक आपका सॉलिड पूरी तरीके से मेल्ट नहीं होता, यानी प्रक्रिया चल रही है, आपके सॉलिड जो है वो लिक्विड में परिवर्तित हो रहा है, ठोस आपका तरल में जो है परिवर्तित हो रहा है। जब ये प्रक्रिया चल रही होती है तो ये देखा गया है कि जो आपकी पदार्थ है उसका तापमान स्थिर रहता है, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। और इसी प्रकार से जब फ्यूजन जैसी प्रक्रिया होती है उसमें भी देखा गया है कि जब तापमान को हम कम करते हैं तो कम करके क्या होता है, वो सॉलिड हो जाता है, आपका लिक्विड सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। जब ये प्रक्रिया चल रही होती है तो इस प्रक्रिया में भी क्या होता है, इस प्रक्रिया में भी जो है आपका जो है तापमान सेम रहता है। That is, both solid and liquid states of the substance coexist in the thermal equilibrium during the change of state from solid to liquid. इस स्टेट को क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि आपका टेम्परेचर सेम है और इस स्टेट में सॉलिड और लिक्विड दोनों तरीके से आपका जो है पदार्थ एग्जिस्ट करता है। The temperature at which a solid melts is called melting point. इसी तरीके से वह तापमान जिसमें सॉलिड या ठोस मेल्ट करता है, पिघलता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंस एंड डिपेंड्स ऑन प्रेशर। अब अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके पदार्थ का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, पदार्थ का गुण होता है, और ये जो है दाब के ऊपर भी निर्भर करता है। अब इसी तरीके से अगर हम आइस के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हम आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, बर्फ का जो
मेल्टिंग पॉइंट है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, किससे? प्रेशर से। एंड रीफ्रीजिंग और रिड्यूसिंग द प्रेशर, और हम क्या कर सकते हैं? दोबारा से फ्रीज कर सकते हैं, कैसे? प्रेशर को कम कर, जिसको हम क्या कहते हैं? रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन कहते हैं। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड वेपराइजेशन। इसी तरीके से हमने बात की थी कि अगर हम पानी लें, उसे गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के बाद एक तापमान के बाद क्या होगा? आपका जो पानी है वो भाप के रूप में परिवर्तित हो जाए, यानी क्या हो रहा है? वेपराइजेशन हो रहा है, लिक्विड या तरल सीधे भाप में या वाष्प में परिवर्तित हो, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड वेपर स्टेट ऑफ द सब्सटेंस कोएग्जिस्ट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और वह तापमान, वह टेम्परेचर जिसमें जिसमें क्या हो रहा है? लिक्विड और भाप, लिक्विड और आपकी जो भाप है वेपर से दोनों एग्जिस्ट करते हैं, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जो कि क्या होता है आपका? 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? पानी के में 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? हमने क्या किया? पानी को गर्म किया। ठीक है, अब इसमें क्या है? पानी है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? आपका जो पानी है वो यहाँ पे भी रहेगा और वेपर्स भी, ये वेपर्स में भी कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या है? इसका बॉइलिंग पॉइंट। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, और इसमें आपके दोनों जो है स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसी तरीके से एक और है प्रोसेस, प्रक्रिया, जिसमें जो आपके सॉलिड्स है वो डायरेक्टली आपके वेपर्स में या भाप में परिवर्तित हो जाते हैं, वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कुछ प्रक्रियाएं हैं जो आपकी कैलोरीमेट्री के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो फॉर्मूला है, यानी कैलोरीमेट्री का जो फॉर्मूला है, उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपके जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, उसको भी हम देखेंगे। तो बच्चों, जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।